एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक गरीब इंसान अपनी जिंदगी में लायबिलिटीज इकट्ठी करता चला जाता है और अमीर इंसान का फोकस होता है एसेट्स बनाने के ऊपर। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है? देखो, एक तो आपने वो कॉमर्स में पढ़ा हुआ है, बट रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है जो हर इंसान को समझ आ जाएगी। आज एक बच्चा अगर स्कूल में 6 क्लास में भी पढ़ रहा है तो उसे समझ आ जाएगा। एसेट वो चीज होती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है। समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी इज एसेट। मतलब कोई चीज आपकी जेब में पैसा लेकर आ रही है। और लायबिलिटी क्या होती है? जो आपकी जेब से पैसा लेकर जा रही है। अब आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सब लोगों के लिए जो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जो उनकी जेब से पैसा लेकर जा रही है। आप देख रहे हो लोग 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं? ईएमआई पर फोन ले आते हैं। और अभी एक लेटेस्ट डेटा आया है जिसमें ये पता लगा है कि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर आईफोन्स बिक रहे हैं वो ईएमआई पर बिक रहे हैं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं? वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वो सोचते हैं यार ईएमआई पर तो हम कर सकते हैं, ईएमआई पर ले लेते हैं। और आप अपनी जिंदगी में ना एक डेट ट्रैप क्रिएट कर रहे हो। डेट ट्रैप क्या होता है? उधारी की जिंदगी, जिसमें आप सिर्फ उधार देते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हो। आज हम स्टेप बाय स्टेप कई सारी चीजों को समझेंगे और ये समझेंगे कि हम अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपकी जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है, जो आपने ऑलरेडी ले आए हो ना घर पे, उन चीजों की बात करेंगे, उनसे भी आपकी जेब में कैसे पैसा आ सकता है। हम बात कर रहे थे राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अब वो कई सारी गलतियां लाइफ में कर सकता है, पर अब जैसे जैसे वो इस सीरीज में आगे बढ़ रहा है, वो फाइनेंशियली अवेयर हो रहा है, समझदार हो रहा है। उसे ये समझदारी भी दिखानी है कि लाइफ में एसेट्स क्रिएट करने हैं। जितने ज्यादा एसेट्स होंगे तो आप एक रियल वेल्दी इंसान बन पाओगे। ओके, शुरू करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने फोकस में अब लेकर आनी है? ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज मैं आपको देना चाहता हूं, और वो मैं आपको दूंगा एक स्टोरी के माध्यम से। ये कहानी है इटली की। तो इटली के अंदर एक विलेज होती थी। उस विलेज की एक अजीबोगरीब प्रथा थी। जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते थे और घर के ऊपर एक बर्डन बन जाते थे, जब वो फिजिकल एक्टिविटीज भी अपनी खुद से नहीं कर पाते थे, तो जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता था वो अपने माँ बाप को पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता था और वहां से माँ बाप को धक्का देता था। अब आपको सोच के कितना बुरा लग रहा है ना, पर ये उस गांव की प्रथा थी। सब इकट्ठे हो जाते थे जब वो लड़का अपने माँ बाप को लेकर जाता था। तो अब एक बार बारी आती है उसी गांव के एक लड़के की, पर उसकी माँ नहीं होती, सिर्फ उनके पिताजी होते हैं। अब पिताजी घर से निकलते हैं, उन्हें पता है मेरा आज आखिरी दिन है, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उन्हें पता है कि ये अब जा रहे हैं, और सब मतलब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जा रहे हैं। पर उस लड़के के ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस गांव से तो बाहर निकल जाता है, पर रास्ते में वो सोचता है कि मेरे पिताजी ने मुझे जिंदगी भर पाला पोसा, बड़ा किया, इतना कुछ सिखाया, उनके साथ इतनी यादें हैं मेरी, मैंने कैसे धक्का दे सकता हूं? मैं नहीं कर सकता ये काम। और वो अपने पिताजी को यही बोलता है कि मैं आपको धक्का नहीं देने वाला हूं। उसके पिताजी समझाते हैं, नहीं, पूरे गांव में सब यही करते हैं, मैं तेरे ऊपर बर्डन बन गया हूं, मुझे फेंक दे भाई, पहाड़ से फेंक दे, मैं मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो खुशी से रहोगे ना। वो कहता है नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। अब वो शाम को अंधेरे के टाइम में अपने पिताजी को एक घर में लाके रख देता है। किसी को कुछ नहीं बताता, किसी को नहीं पता लगता कि वो वापस आ गए हैं। अब धीरे धीरे होता क्या, गांव में वो जो लड़का होता है वो बहुत कामयाबी हासिल करता है, बहुत अमीर बन जाता है। तो कुछ सालों के बाद लोग उससे पूछते हैं कि भाई हम सब तो एक जैसे थे, तू इतना अमीर कैसे बन गया? तो वो समझाता है कि भाई तुम सबने मुझे बोला कि अपने पिताजी को जाके धक्का दे आओ, मुझसे नहीं हुआ। आज भी मेरे पिताजी जिंदा हैं और रोज शाम को मैं उनसे मिलता हूं, उनसे जिंदगी के वैल्यूएबल लेसन्स लेता हूं, और आज वो मेरी सबसे बड़ी एसेट है। और लोग क्या करते हैं, माँ बाप को अपनी लायबिलिटी बना लेते हैं। तो अभी हम लायबिलिटी एसेट्स की बात कर रहे हैं। लायबिलिटी वो कुछ भी हो सकता है जो आपके ऊपर एक बर्डन हो, आपकी जेब से पैसा लेता हो, पर आप अपने लायबिलिटी को एसेट कैसे बनाते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही शानदार मैसेज है। तो हम जिन चीजों को लायबिलिटी समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारी लायबिलिटी हो। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा खुद कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ऐसा कहते हैं कि आजकल लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना, कुछ सोचते समझते नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, और वो बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चे लायबिलिटी होते हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि भाई रॉबर्ट कियोसाकी ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए एसेट होते हैं। अब इंडिया के अंदर क्या है, आप समझिएगा, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं, इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, विदेशों में नहीं। विदेशों में पेरेंट्स क्या करते हैं, 18 साल के बाद अपने बच्चों को कहते हैं अपनी जिंदगी जियो,
अपना अलग घर रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना तो किराया देना पड़ेगा। आप सोचो, आप में से कई सारे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके कल माँ बाप बोल दे बेटा इस घर में रहना तो किराया देना पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? विदेशों में ऐसा होता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारी मेंटालिटी अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे संस्कार अलग है। सो पेरेंट्स जो होते हैं, एक तो हमें पेरेंट्स की इज्जत करना सिखाया जाता है, तो कोई यहाँ पे धक्का नहीं देता अपने माँ बाप को। बट आजकल क्या हो रहा है ना, लोग मॉडर्न कल्चर को पता नहीं क्या समझ के अपना रहे हैं। वो मॉडर्न में क्या आ जाता है, न्यूक्लियर रहना, माँ बाप से अलग रहना। माँ बाप गाँव में रह रहे हैं, बच्चे शहर में रह रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जो माँ बाप गाँव में रह रहे हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अच्छा, माँ बाप को कुछ हो जाता है तो फिर बच्चे जाते हैं गांव में मिलने, और वो कहते हैं मैं प्राइवेट में ले जाता हूँ आपको, हॉस्पिटल में इलाज करा देता हूँ। तो माँ बाप खुद बोलते हैं बेटा क्यों इतना खर्चा कर रहा है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो उनके चिल्ड्रन है ना, यही इनका रिटायरमेंट प्लान है। हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ना फैंसी वर्ड है, ये भी अगेन थोड़ा सा आप कह सकते हो वेस्टर्न शब्द है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज से आप कुछ साल पहले चले जाओ, 100 साल पहले चले जाओ, तो लोग एक्चुअल में रिटायर नहीं होते थे, अपने मरते दम तक वो काम करते थे। और जब वो थोड़े से बूढ़े हो जाते थे, वो काम नहीं भी कर पाते थे, तो लोग उनसे सलाह लेते थे। वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे फाइनेंशियल डिसीजंस में, बिजनेस डिसीजंस में और पर्सनल डिसीजंस में। पर आज की डेट में क्या हो गया, बड़े बुजुर्गों से कोई राय नहीं लेता, सब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना। यहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना भरोसा करते हैं, इतनी खर्चा करते हैं, एजुकेशन में खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग्स करते हैं। माँ बाप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाऊंगा, और इस बच्चे पे खर्चा किया जा रहा है, इसे रिटायरमेंट प्लान समझ के कि ये हमारे लिए हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पर आज की डेट में बच्चों की क्या मेंटालिटी है, ऐसा समझो, जो आज बच्चे हैं ना, पहली बात तो इसे ये नहीं पड़ी, वो आपने बागवान मूवी देखी ना, कि अमिताभ बच्चन के पास पैसे नहीं होते है ना, चश्मा बनवाना होता है, अपने बेटे को बोलता है, और जब वो मना कर देता है तो ईगो पे बात आती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से फाइनेंस अपने प्लान करने हैं अब, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कमाना शुरू करते हैं तो पहले उन्हें अपने ऊपर खर्चा करना होता है, उन्हें आईफोन लेना होता है, उन्हें अपनी बाइक लेनी होती है, कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे 5-10 हज़ार खर्च करने हैं। वो कैसे होगा वो नहीं समझ आ रहा, तो माँ बाप के बारे में तो क्या सोचेगा वो, और उसके बाद उसके खुद के खर्चे नहीं निकल रहे। और अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो हम इमरजेंसी फंड की अगर बात करें तो इनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। आज का जो यूथ है ना, इसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। इसके लिए इमरजेंसी फंड क्या है, माँ बाप, पेरेंट्स इमरजेंसी फंड है। अब शादी करनी है तो माँ बाप कराएंगे, और माँ बाप पहले ही इतना खर्चा कर चुके हैं। तो शादियां जब इंडिया में करनी होती है ना लोगों को, लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं दिखाने के लिए सोसाइटी को। तो ये जो कल्चर है ना थोड़ा सा अलग है। अब हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लाइबिलिटीज को एसेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो लाइबिलिटीज कम से कम खरीदनी है, और अगर आप खरीद रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप आईफोन खरीद रहे हो, तो आपके लिए ये एक लाइबिलिटी हो सकती है। पर एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी आईफोन से वीडियो शूट करना सीख ले, और अगर वो शूट करना सीख ले और वो यूट्यूब पर वो वीडियोस बनाकर डाले, तो शायद वो कुछ पैसे कमाए। आज नहीं, कल थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, सीखने में टाइम लग सकता है, पर इस आईफोन की वजह से वो पैसे अगर कमा सकता है। तो अब क्या हुआ, ये आईफोन पैसे लाकर दे रहा है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये हमारे लिए एसेट हो जाएगा, लाइबिलिटी नहीं होगी। पर अगर आप आईफोन सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो, तो फिर ये क्या हुआ, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी हुई। बट आप कई लोग बोलेंगे यार अगर वीडियोस ही बनानी है, जरूरी थोड़ी है कि हम 1 लाख का फोन खरीदें। भाई 25, 30, 50 हज़ार वाले फोन से भी अगर वो काम हो सकता है, थोड़ी सी कम क्वालिटी आएगी, अगर वो हो सकता है तो पहले वो किया जाए। तो ये आपको समझना है, ये एक समझ लानी है। अगर आप एक बाइक खरीद रहे हो, देखिए कई सारे लोग हो सकता है इस बात को सीरियस लें, अपने दिल पर ले लें, बट इंडिया में पता है क्या है, आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाना बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हो, और जॉब आप चाहते हो सीधा MNC में मिल जाए, मुझे ना हफ्ते की 2 छुट्टियां मिले, और उसके अलावा मुझे पेड लीव्स मिले, और मेरे को ये मिले, और मुझे वो मिले, मुझे बहुत कुछ मिले। और आप डिजर्व करने के ऊपर, आप उसे डिजर्विंग बनने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, और आप चाहते बहुत कुछ हो, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ है, और सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया। और अगर आपको कोई कम पैसों की नौकरी मिलती है, 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी मिलती है, तो वो आपको करनी नहीं है। तो आप क्या है ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर अनरियलिस्टिक रखोगे और डिजर्विंग बनने पे काम नहीं करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अगर आप बाइक ऐसी ले रहे हो जो आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास है।
आपको ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आजकल जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके दिमाग में आजकल एक चीज़ है जो मैंने बड़े कॉमनली ऑब्जर्व करी है। लोग क्या कहते हैं, मैं ना अपने बेटे को महंगे स्कूल में नहीं भेजूंगा, पढ़ाई कराऊंगा बट महंगे स्कूल में नहीं भेजूंगा। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं अगर महंगे स्कूल में जाएगा तो वो फिर कंपैरिजन करेगा कि मेरे दोस्त के पास तो ऐसी कार है, ऐसी बाइक है, उसके पापा ने ये किया और हम तो वो नहीं कर पाएंगे, तो मैं अपने बेटे को ऐसे स्कूल में नहीं भेजूंगा, है ना। ऑल दो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनवायरनमेंट का बहुत अलग असर पड़ता है, कि अगर उस बच्चे के ऐसे दोस्त बनेंगे जो एक अच्छे सर्कल से होंगे तो उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिल सकती हैं, है ना, उसे काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। और ऐसे मैंने कई बार देखा भी है कि एक ऐसा बच्चा जो साथ में पढ़ा, मतलब स्कूल में पढ़ाई करी साथ में, उसके सारे दोस्त अमीर थे, वो बच्चा इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं था, पर हुआ क्या, उसने अपने एक फ्रेंड के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो जब फ्रेंड बड़ा हुआ, वो भी बिजनेस में आया, तो उसने देखा मेरे एक दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है और ये इसमें दिमाग बहुत है, तो उसने उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। अब उसे क्या करता था, वो सैलरी भी देता था कुछ, और इसमें कोई शर्म नहीं थी, और दूसरी चीज उसे कुछ इंसेंटिव्स भी देता था, इंसेंटिव्स इन द सेंस परसेंटेज देता था सेल्स के ऊपर। तो इससे बेनिफिट क्या होता था, एनवायरनमेंट से उसे सीधा सीधा ना क्या मिल गया, वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का मिलना जरूरी जो हाथ पकड़ ले, तो वो एनवायरनमेंट से मिलते हैं, इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। स्कूल से नेटवर्क बनता है। अब कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अगेन इस बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि यार जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके बच्चे तो ड्रग्स लेते हैं। क्या सब लेते हैं? क्या सब बच्चे बेकार होते हैं? ऐसा नहीं होता, है ना। तो क्या हो सकता है कि गरीब इंसान भी नशा कर सकता है, तो उसमें वो सस्ते नशे भी होते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है, ये मैं बाइक वाला एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ, अगर आज मैं किसी बच्चे को बोलूंगा ना कि यार तू एक गरीब फैमिली से है, तू बाइक ले रहा है, तेरे घर में बाइक खड़ी है, तो थोड़ा सा काम कर ले। अगर किसी को बोल दे कि भाई तू डिलीवरी बॉय बन जा, तो आप कहोगे यार आप इतने बड़े चैनल पर आके या आप या कैसी बातें करोगे, डिलीवरी बॉय बन जा। मैं आपको क्या बताता हूँ कि यार ये जरूरी नहीं है। आप अपने घर की आज की परिस्थिति देखो ना, आज घर में पैसा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भाई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये बात दुबई की है। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, वो पाकिस्तान से था, तो उसने क्या किया, उसने देखा रोड पे ना पत्थर पड़े हैं, तो उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी साइड लगाई और पत्थरों को उठा के ना साइड किया, साइड में रख दिया। तो ये बात ना पता लगी वहां के प्रिंस को। जब वहां के प्रिंस को ये बात पता लगी कि यार, उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी इतना टाइम लगा के पत्थर हटा रहा है और उसकी जरूरत नहीं थी, तो कोई नहीं भी करता तो चलता, ये तो फिर गवर्नमेंट की ड्यूटी लोग डाल देते, तो लोग सरकार को ब्लेम करते, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ध्यान नहीं रखती। तो इस आदमी ने जिम्मेदारी ली, कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझा। तो उस प्रिंस ने उस टैक्सी ड्राइवर को घर पे बुलाया, खाना खिलाया और करोड़ों रुपए इनाम में दे दिए। अब मैं नहीं कहता आपके साथ ऐसा होने वाला है, पर बात यह है कि पहली बात तो उसका काम था नहीं वो। दूसरी चीज, अच्छे कर्म करने के लिए या कोई काम करने के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए मेरा काम नहीं है ना। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपको करोड़ों रुपए नहीं भी मिले तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया। आज अगर आप अपनी घर की परिस्थिति देख रहे हो, आपको कोई छोटा मोटा काम भी मिलता है तो उसे पकड़ लो ना। आज आपके घर में एक बाइक खड़ी है, तो इस बाइक को, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है, आपने ऑलरेडी पहले कभी खरीदी थी, बट इस बाइक को कैसे यूज कर सकते हो आप। आपके पास अगर घर में कोई एक्स्ट्रा कार खड़ी है, क्या आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो? अगर अब मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई कोई आदमी ओला का ड्राइवर बन जाए या उबर का ड्राइवर बन जाए, तो आप कहोगे यार कैसी छोटी छोटी बात है आज की। आज की अगर आपकी नीड पूरी होती है तो आप धीरे धीरे विजन तो बड़ा रखो जिंदगी में बनने का, बट आप काम तो शुरू करो, कहीं से पैसे तो आने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आज आपके पास घर में कैमरा रखा है, आपको शौक था एक कैमरामैन बनने का, क्या आप इस कैमरे को रेंट पर दे सकते हो? आप अपने आसपास की ऐसी किसी जगह से बात करो जहां पे कैमरे रेंट पर मिलते हैं और उन्हें बोलो मेरे पास भी एक कैमरा है, आप मुझे थोड़े कम पैसे दे दीजिएगा, बट ये रेंट पर जा सकता है। तो होगा कि आपको कुछ पैसा आने लग जाएगा, और जो आपकी लाइबिलिटीज, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है ना, ये आपके लिए एक एसेट का काम करेंगी। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उसमें थोड़ा सा रिनोवेशन का खर्चा करके अगर वहां से कुछ रेंट आ सकता है तो जरूर लो। अब माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने का। अब एसेट्स के लिए आप क्या करते हो? एग्जांपल, आप स्टॉक्स खरीदते हो। अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको पता है आप स्टॉक्स के बढ़ने से तो पैसा कमाओगे, ये तो आपको एक तरीका पता है कि स्टॉक्स एप्रिशिएट होंगे, हम पैसा कमाएंगे। दूसरा तरीका आपको पता लगे कि आपको डिविडेंड्स भी आते हैं। इनफैक्ट अगर आपको डिविडेंड्स में एक अलग से वीडियो चाहिए तो हम बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, यस आई वांट अ वीडियो ऑन डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम क्या होती है, कैसे आ सकती है, कैसे आप बना सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। थर्ड, एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, वो होता है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म।
मुझे शॉर्ट फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे कंसेप्ट पता होने की जरूरत होती है। तो SLBM, तो आप इसे गूगल कर सकते हो। आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स पड़े हैं तो आप उन्हें लेंड कर सकते हो और उससे भी आपको एडिशनल इनकम हो सकती है। तो आपके पास जो एसेट्स हैं उनसे और ज्यादा इनकम कैसे आ सकती है, ये भी जरूरी है। सो लायबिलिटीज को हमें धीरे धीरे करके एसेट्स में कन्वर्ट करना है, और जो हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स हैं उनसे हमें ज्यादा कैसे पैसे आ सकते हैं इसके बारे में सोचना है। एग्जांपल, आप एक घर में रहते हो, आपका घर मान लीजिए 3 मंजिला, आपके पास 3 फ्लोर्स हैं घर में, आपका 1 या 2 फ्लोर में काम हो जाता है तो आप एक एक्स्ट्रा फ्लोर रेंट पर दे सकते हो। मैंने कई सारे अमीर लोगों को देखा ये करते हुए कि भाई नीचे रह रहे हैं और बहुत पैसा है ऑलरेडी, बट फिर भी वो सोचते हैं कि यार 1 फ्लोर खाली पड़ा है, इसे रेंट पे दे देते हैं। इसे रेंट पे देने से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, चल खाली तो नहीं पड़ा रहेगा। उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, यार चल कुछ तो आ रहा है ना, कुछ तो आ रहा है। वो क्या सोचते हैं, यार गवर्नमेंट तो 4 फ्लोर पास करती है, 1 फ्लोर और बना देते हैं, इससे भी कुछ ना कुछ रेंट आएगा। और आप देखिए आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनके पास थोड़ी सी स्पेस है तो सोचते हैं यार इससे एडिशनल इनकम कैसे शुरू हो सकती है, इसके बारे में वो सोचते हैं। अगर उनके पास पैसा पड़ा है तो सोचते हैं इस पैसे को सिर्फ पड़ा ना रहने दो, इससे इनकम कैसे आ सकती है इसके बारे में सोचते हैं। सो अब फाइनली हमने आज बात करी कि आप एसेट्स को लायबिलिटीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर हमने सबसे यहां पे लास्ट में समझा कि आपके जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनसे कैसे इनकम आ सकती है इसके बारे में सोचिए, तो एसेट से भी और पैसा बने। ठीक है, दूसरी चीज जो आपकी लायबिलिटीज है, आपके पास बहुत सारी लायबिलिटीज हो सकती हैं, उनसे आपको कैसे पैसे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक एडवाइस है, जो चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन्हें निकाल दो, उन्हें बेच दो, उन्हें सेल कर दो। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा खर्चा करने की। एग्जाम्पल, आपके पास कोई गाड़ी एक्स्ट्रा है, आप उसका इंश्योरेंस कराते हो, पोल्यूशन कराते हो, आप उसकी सर्विसिंग कराते हो, एक्स्ट्रा है, अगर आपको उसे ओला उबर में नहीं देना तो आप उसे बेच दीजिए, उससे जो पैसा आएगा चाहे कम आएगा, उसे इन्वेस्ट करके उस पर कुछ ब्याज आ जाएगी, वो ग्रो हो जाएगा। पर अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका पैसा खा रही हैं तो एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की कि ऐसी कौन सी फालतू चीजें जिनमें मेरा पैसा फालतू का जा रहा है। थिंक अबाउट दैट। एंड इंडिया के अंदर जो मेंटालिटी है कि जो चिल्ड्रन अपना कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, बहुत बेकार मेंटालिटी है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इनफैक्ट आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, वरना आपको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इंश्योरेंस पे हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे आपका पैसा फालतू लग रहा है। बट अगेन उसके लिए आपको डिमांड करनी पड़ेगी। सो आप लिख सकते हो आई वांट अ वीडियो ऑन इंश्योरेंस, तो पता लगेगा आप किस किस टॉपिक पे डिमांड कर रहे हो। और देखो, रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों पर डिपेंडेंट मत रहो। पहले वाली जनरेशन एक अलग थी, है ना, आप में और हम में काफ़ी अच्छे संस्कार हमारे माँ बाप ने दिए हैं, हम भी कोशिश करेंगे अच्छे संस्कार देने की। पर बच्चे इंटरनेट से और बहुत सारी चीज़ों से आजकल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बच्चे मेरा रिटायरमेंट प्लान होंगे तो पहले अपने बारे में सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको खुद करनी है, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना, और बच्चों के लिए अपने इमरजेंसीज के लिए माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं होना, खुद से मेहनत करनी है और अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। और हमने बात करी थी जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये मैं एक इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहता हूँ, पेरेंट्स आर नॉट लाइबिलिटीज। मैं कई लोगों को सुनता हूँ बोलते हैं हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। आप बहुत गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो, आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो। आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाओ, आपको हमेशा हमेशा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी है, हमेशा, है ना। ऑलराइट, फाइनली एसेट्स को लाइबिलिटीज में कन्वर्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, click on the bell icon, and I will see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.